हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी। और हो सकता है आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया हो। 29 तारीख लास्ट डेट है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की। तो उसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो संभव हेल्प हो सकती है, ख़ास तौर पे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए तत्पर है हमेशा। कल के वीडियो में हमने ज्योग्राफी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो पिछले साल 2023 के यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में आए थे, और हमने देखा उसको पढ़ते हुए कि चीज़ें हमारी पहुंच में हैं, लेकिन हमें कम से कम सवाल गलत भी करने हैं। ठीक, जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है कभी कभी कि आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इंडिया की फिजियोग्राफिक यूनिट्स के बारे में। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इंडिया को मेजरली 5 फिजियोग्राफिक यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसको कहते हैं भौतिक इकाइयाँ या भौगोलिक इकाइयाँ भी कह सकते हैं। तो इंडिया में 5 जो मेजर सिस्टम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो माउंटेन सिस्टम है जिसमें आप पढ़ाई करेंगे किस चीज़ की, हिमालयाज़ की, कैसे बने, कितनी रेंजेस हैं, और किस प्रकार से इंडियन लैंडमास नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है और तिब्बतन प्लेट से टकराने के बाद हिमालय का निर्माण होता है। इस संबंध में कई सारे एनिमेटेड वीडियोस भी आपके यूट्यूब में मौजूद हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, माउंटेन सिस्टम इंडिया में 2 प्रकार के हैं, एक तो हिमालयाज़ है और एक है आपका पेनिनसुलर माउंटेन यानी कि प्रायद्वीपीय पर्वत। ठीक, दूसरा जो सबसे बड़ा जो फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया की, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फिर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आसाम, ये सारे रीजन्स इसमें कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ भारत का जो कोस्टल रीजन है यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ जो पतली स्ट्रिप बनती है उसको भी हम कोस्टल प्लेन्स की कैटेगरी में रखते हैं, प्लेन्स की कैटेगरी में रखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, इसमें स्पेलिंग गलत है, ड्रेनेज होना चाहिए, एक एन होना चाहिए इसमें। इसमें हम निकासी प्रणाली को समझते हैं। तो यहाँ भी 2 प्रकार की आपको निकासी प्रणाली देखने को मिलेगी, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, और वे नदियाँ जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अंडरग्राउंड तरीके से निकलती हैं, उनको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 2 भागों में, ईस्ट बहने वाली और वेस्ट बहने वाली। ठीक, और उनकी सहायक नदियाँ, और हमने कल क्वेश्चंस देखे भी थे इस संबंध में, और भारत के द्वीप जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये जो 5 फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं यहाँ पर, हम इसको नक्शे के जरिए समझ सकते हैं, है ना। तो अगर आपको मैं नक्शा बनाकर दिखाऊं यहाँ पे, तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि आखिर हम बात किस संबंध में कर रहे हैं। तो ये एक रफ मैप हम ड्रॉ करते हैं इंडिया का, कुछ इस तरीके से। साउथ इंडिया तो हमारा ये बन जाता है, यहाँ हम मान लेते हैं उत्तराखंड, इस तरीके से नेपाल, यहाँ सिक्किम वाला इलाका, और इस तरीके से हम चलते हैं इस तरफ। और ये हमने बना दिया एक रफ मैप, जहाँ पर आप 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं वो देखेंगे। यहाँ से आप इंडस रिवर को दिखा सकते हैं, यहाँ से आप गंगा को दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप यमुना को दिखा सकते हैं, यहाँ से आप ब्रह्मपुत्र नदी को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, इट इज़ कॉल्ड हिमालय सिस्टम। इसकी 3 रेंजेस हैं, साउथ में लेसर, और उसके भी साउथ में शिवालिक, और उसके भी नॉर्थ में क्या है, ग्रेटर हिमालयाज़ के नॉर्थ में क्या है, ट्रांस हिमालयाज़ है। तो इन सब के संबंध में आपको पढ़ना होगा। और जो दूसरी बात लिखी है पेनिनसुलर माउंटेन, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा अरावली, ये इस तरफ सतपुड़ा, विंध्या रेंज, है ना, नीलगिरी हिल्स। साउथ इंडिया में तो बहुत सारी हिल्स हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ लगाने में आ जाते हैं। तो बी वेयर कि आपको ये सारी जानकारी हो। और ज्योग्राफी के लेक्चर सुनते समय अगर आपके सामने आपका एटलस है तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये कुछ फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं इंडिया की, 5 में हमने डिवाइड किया है इसको। तो किसी एक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैंने टॉपिक उठाया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। हालांकि इंडिया की ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर होता है वो अक्सर क्या होता है कि भारत की विश्व मानचित्र में क्या स्थिति है,
कितने लैटिट्यूड्स के बीच में है, कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में है। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई। प्लस हम ये भी देखते हैं कि इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है जीएमटी के, और इसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस हिसाब से इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित एक देश है, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित देश की कैटेगरी में भी हम इसको रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर बनाया हमने 0 डिग्री पर, और ठीक बीचों बीच यहाँ से 23 डिग्री एंड हाफ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। लगभग बीचों बीच से गुजरती है भारत के। तो भारत आपको विश्व के मानचित्र में कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैप्स में किस तरीके से भारत की लोकेशन यहाँ पर मौजूद है, और इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये मैं चाहूँगा कि आप चैप्टर पढ़ें और ख़ुद उसको समझें। ठीक है, बहुत बेसिक सी जानकारी है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैंने आपके लिए एक टॉपिक तैयार किया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के संबंध में एक जानकारी हमारे पास ये है कि जितनी भी फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया की, उसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, प्लेट्यू की है, और इसका एरिया लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का जितना एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, उसका लगभग आधा तो किसका है, प्लेट्यूस का है। तो देखते हैं प्लेट्यूस क्या चीज़ है, और जो भी मैंने फिजियोग्राफिक यूनिट यहाँ पर आपको दिखाई हैं, एक 3D मैप के जरिए या एक खूबसूरत से मैप के जरिए भी आपको समझाऊंगा कि ये इन फिजियोग्राफिक यूनिट्स की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट्यूस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैप जिसकी अभी हमने चर्चा करी। ये देखिए, आपको समझ में आएगी बात। ये रहा वो मैप। 1 2 3 4 5 फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं। इन्होंने इसमें 6 दिखाया है। कई किताबों में जैसे डेजर्ट्स को भी प्लेन्स वाले यूनिट में रख लिया जाता है, दैट इज़ ओके। नॉर्दर्न प्लेन आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया होगा, नॉर्दर्न माउंटेन सॉरी ब्राउन कलर में है। नॉर्दर्न प्लेन्स देखिए सेकंड नंबर पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। डेजर्ट को इन्होंने एक सेपरेट यूनिट माना है इस नक्शे में, लेकिन कई किताबों में आपको एक ही यूनिट में दिखाई देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खास। ठीक, चौथी यूनिट जो आपको दिखाई दे रही है डार्क येलो कलर में, देख लीजिए आप ये कितनी बड़ी यूनिट है, और ये कवर करती है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया। और पांचवें में दिखाया गया है आपको डार्क बॉटल ग्रीन में, ये है आपका कोस्टल प्लेन्स, और छठे नंबर पर आइलैंड्स रखे गए हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है। वापस लौटते हैं हम अपने उस स्टेटमेंट पे कि प्लेट्यू आखिर क्या चीज़ क्या है। तो एक स्टेटमेंट या एक कह सकते हैं फैक्ट हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्लेट्यू, प्लेट्यू होता क्या है, कैसे बना होगा, इस सब के बारे में। तो प्लेट्यू इज अ अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबाउट द सराउंडिंग एरिया। ठीक, तो प्लेट्यू की अगर हम तुलना करें अपने नॉर्थ वाले माउंटेन यानी कि हिमालय से, तो हमको पता चलता है कि ये जो 3 यूनिट आपको दिखाई दे रही है ना माउंटेन वाली 1 2 3, तो जो प्लेट्यू है ये थोड़ी सी उभरी हुई आकृति है। तो इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि इसको तो मैंने मान लिया, चलो हिमालयाज माउंटेन मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं प्लेन्स, और इस तरीके से मान लेते हैं क्या, प्लेट्यूज को। तो क्या कह रहा है ये, इट इज द अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म। अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म यानी कि एक उभरी हुई आकृति है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके की अर्थ का जो सरफेस है वो इवनली डिवाइडेड नहीं है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं। ठीक, ये हम अपने सामने देखते हैं। ठीक है, तो प्लेट्यू क्या है, एक अपलिफ्टेड फॉर्म है। इन जनरल दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। निर्माण इसका कैसे हुआ था, ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ होगा। एक लावा शील्ड बन गई होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, और कैसे उस लावा शील्ड की वजह से धीरे धीरे ही सही लगभग इतने साल पहले इन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पठार कह रहे हैं। ठीक, और आपको एक की फीचर दिख रहा होगा यहाँ पर, क्रिटेशियस पीरियड। तो अर्थ की एक अपनी टाइम टेबल है जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम साइकिल कहते हैं। ठीक, उसमें एक युग का नाम है क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, जो कितना पुराना है, 145 से 66 मिलियन वर्ष पुरानी बात है। उस दौरान
इस पठार का निर्माण हुआ होगा, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि ये जो फिजियोग्राफिक यूनिट है वो हिमालय से काफ़ी पहले बन गई थी। ठीक, यानी कि ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम को दिखा रही है, जबकि जो हिमालय वाला पार्ट है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। समझेंगे इसको भी अलग से, ठीक है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट इज रफली ट्रायंगुलर, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा इसका आपको, और ये लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया की। अब ये कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं हमारी प्लेट्यूज के इंडिया में, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है आप देख लीजिए स्पष्ट। 1600 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ है, 1400 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है। एवरेज जो ऊंचाई है इसकी वो 6 से 900 मीटर के आसपास की है। स्लोप इसका है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। यानी कि इसकी जो ढलान है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कोस्टल प्लेन मान लीजिए, इसको मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, प्लेट्यू मान लिया, लेकिन इस तरफ इसकी ढलान ऊपर है, और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे कुछ इस तरीके से होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। एक अपवाद है इसमें, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर का, जो वेस्ट टू ईस्ट न बहकर ईस्ट टू वेस्ट बहते हैं, क्योंकि वो एक भ्रंश घाटी में बह रहे हैं, अर्थात रिफ्ट वैली में बह रहे हैं। तो नर्मदा रिवर एंड ताप्ती रिवर फ्लोज टुवर्ड्स west, not towards east. So most of the rivers which rises in the peninsular region, however, rises near the Arabian Sea, but it flows towards Bay of Bengal. कोई भी नदी उठा लीजिए बड़ी, जैसे गोदावरी है, महानदी है ना, ये सब बड़ी नदियां हैं साउथ इंडिया की, जो निकलती तो अरेबियन सी से बहुत दूर से नहीं है, बहुत दूरी पे नहीं है, लेकिन फ्लो किस तरफ कर रही हैं, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। मेक श्योर, ठीक। तो ये इसके कुछ रफ डायमेंशंस हैं, ठीक है। और प्लेट्यू में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक सिस्टम है वो काफ़ी रिच है मिनरल वाइज, उसमें कई सारे मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ चट्टानें जो इग्नियस रॉक हैं वो सिलिकॉन रिच हैं, तो वो बहुत अंदर पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लेट्यू वाला पार्ट है मिनरल वाइज दिस इज़ द रिचेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कोल, टंगस्टन, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सारी ओर्स जो हैं हमारी कहाँ मिलेंगी आपको, साउथ इंडिया में। ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो अब हमें देखना होगा एक एक करके इन सबके जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, क्या ये एक सिंगुलर यूनिट है या इसको अलग से डिवाइड किया गया है। देखिए ये नक्शा फिर से आ गया आपके सामने, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। सो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एन एंशिएंट टेबुलर ब्लॉक कंपोज्ड मोस्टली ऑफ आर्कियन नीस। ये आर्कियन नीस क्या है? आर्कियन नीस एक खास किस्म की चट्टान है जो मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, शिस्ट भी क्या है? एक रॉक सिस्टम है। इट इज द ओल्डेस्ट रॉक्स एंड वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थात ये वे चट्टानें हैं जो सबसे पहले बनी होंगी। कब की बातें हैं ये? जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा होगा, उस दौरान जब अर्थ का जो क्रस्ट कूल डाउन हुआ होगा, तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। और ये बात कब की है? प्री कैम्ब्रियन एरा की, अर्थात कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, सेनेजोइक एरा, ये सब आप पढ़ेंगे किस में? अर्थ की टाइम टेबल में। उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द अर्थ। ओके, मेक श्योर ये प्री कैम्ब्रियन एरा कितना पुराना है? 4000 मिलियन ईयर्स अगो। कैन यू बिलीव दिस? 4000 मिलियन ईयर्स अगो में ये घटनाएं घट रही थी। इस समय जीवन का कोई नामो निशान फिलहाल नहीं था। अबाउट 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर सरफेस इज द नीस। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पेनिनसुलर सरफेस अर्थात जो प्रायद्वीपीय हमारा की जो सतह है वो मुख्य रूप से किससे कंपोज्ड है? नीस अर्थात ग्रेनाइट और गैब्रो से। शिस्ट में भी एक टाइप की रॉक है जो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, बेफिक्र रहिए, सब पढ़ाई जाएगी बात आपको। माइका, टेल्क, हॉर्नबेल इज एन एग्जांपल ऑफ अ शिस्ट। ओके, मेक श्योर। प्लेट्यूज आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेबल लैंडफॉर्म। स्टेबल लैंडफॉर्म मतलब एक स्थिर भू आकृति है। स्थिरता से मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर उस प्रकार के लैंडस्लाइड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो हिमालयन रीजन में मिलते हैं। यहाँ पर भूकंप के आने की संभावना भी लगभग नहीं के बराबर है। So there is no such kind of disturbance, geological disturbance, which we can observe in this part of India. Okay, so in this way, the plateau is supposed to be the stable landform. Fine.
इट प्रोवाइड रॉक सॉलिड फाउंडेशन टू द पेनिनसुलर रीजन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी मिली है हमारे पेनिनसुलर रीजन को वो इन्हीं वजहों से मिली होगी। इन एक्स्ट्रा पेनिनसुलर दीज अबव मेंशन्ड रॉक्स आर एक्सपोर्ट ऑल अलॉन्ग हिमालयाज एंड प्रोवाइड बैकबोन टू द माउंटेन सिस्टम। हम अगर हिमालय की खुदाई करने पे आ जाएं तो बहुत गहरे पे हम जाकर हम देखेंगे कि वहाँ भी इस प्रकार की ही रॉक मिलेगी आपको जो सॉलिड बेस प्रोवाइड करती है जिस पर हिमालय टिका हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि हिमालय के नीचे मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स हैं, लेकिन उसके लिए हमको हिमालय को तोड़ना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली दिस विल डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल फैब्रिक ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ विच शुड नॉट बी अलाउड। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू एक सिंगुलर यूनिट है, क्या एक ही इकाई है, क्या उसको अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, मारवाड़ पठार, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, मालवा पठार, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू भी, मेघालय वैसे है तो हिमालय के पास, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एंड छत्तीसगढ़ इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, प्लेट्यू वाला पार्ट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैप है, इसका बड़ा मैप मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके भी कई सारे विभाजन हैं। इनमें से जो नॉर्थ वाले पार्ट में है, मारवाड़, मध्य भारत, इनको हम ट्रू प्लेट्यू नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनकी जो आकृति है वो प्लेन्स से भिन्न है। ओके, ये देख लीजिए वो मैप, जहाँ पर आप नदियों को बहते हुए देख सकते हैं, कई सारी हिमालयन नहीं, पेनिनसुलर रेंजेस देख सकते हैं, जैसे कि सतपुड़ा है, विंध्या है। मैं क्या इसको और मैग्नीफाई करूं? ये देख लीजिए, विंध्या, सतपुड़ा, ये रहा आपका डेक्कन प्लेट्यू, एंड ऑल दीज थिंग्स आर ड्रेन्ड बाय वेरियस रिवर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर नदियाँ, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पठार, ये सारी चीज़ें इस मैप में समझाई गई हैं। हो सकता है स्पष्ट रूप से आपको नज़र ना आ रहा हो, तो बेहतर है कि आप अपने एटलस का इस्तेमाल कीजिएगा, जो मैंने बात यहाँ पे कही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, डायरेक्टली। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक एक करके हमको उन सभी प्लेट्यूज के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने लिखा था मारवाड़ पठार के बारे में। ठीक है, ये रहा मारवाड़ पठार। इसका मैप देख लीजिए पहले तो, ये रही इसकी कुछ लोकेशन। मारवाड़ और मेवाड़ पठार भी कहते हैं, और इसके ईस्ट में क्या मौजूद है, मालवा प्लेट्यू दिख रहा होगा आपको आसानी से। ठीक, अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि मारवाड़ जो प्लेट्यू है ये कहाँ पर है। लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरावली। अरावली रेंज आप मैप में देखिएगा, पता चल जाएगा कहाँ पर है, राजस्थान में। ऊंचाई इसकी औसतन 250 से 500 मीटर, अर्थात कहीं कहीं पर 250 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है। किस चीज़ से बना हुआ है, सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि दिस इज नॉट अ ट्रू प्लेट्यू। ओके, रिवर्स जो ड्रेन करती हैं इस वाले पार्ट को वो हैं बानस और चंबल। लेक्चर सुनते सुनते आप बीच में पॉज कर सकते हैं और बानस और चंबल को लोकेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज्योग्राफी धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं किसकी, मालवा पठार की। इट इज़ बाउंडेड बाय अरावलीज इन द वेस्ट एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट। इसकी बात हो रही है मालवा पठार की। तो इसकी औसत ऊंचाई उससे थोड़ी ऊंची है, 500 से 600 मीटर है। हार्ड बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। जो नदियां इस वाले पार्ट को ड्रेन करती हैं अर्थात बहती हैं वे हैं चंबल, काली, सिंध, परबती, ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं, द केन एंड द बेतवा। आपने कल देखा ही कितने क्वेश्चन आ गए थे नदियों से, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स के नाम पूछे गए हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग नॉट वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, सो लॉट्स ऑफ रिविजन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड टू, कहीं कहीं पर तो उसको आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रटना भी पड़ सकता है कुछ मामलों में। हालांकि मैं रटने के पक्ष में नहीं हूँ, मेरा मानना है कि आप मैप अपने दिमाग में बनाइए और प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करिए, और यकीन मान के चलेगी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड भी क्या है, पठार ही है। आप अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये है कहाँ पर। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बुंदेलखंड वाला जो इलाका है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में आता है, अर्थात कुछ जिले इसके मध्य प्रदेश के हैं और कुछ किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। लंबे समय से मांग भी चल रही है कि बुंदेलखंड का एक अपना भौगोलिक
एक वो है इकाई है, तो इसको एक नया राज्य बनाया जाए। कुछ जिले होंगे जिसमें एमपी के और कुछ जिले किसके होने चाहिए, यूपी के। ओके, लाइज बिटवीन मध्य भारत, पठार एंड विंध्या। औसत ऊंचाई इसकी है 300 से 600 मीटर। किस चीज़ से बना है, ग्रेनाइट। अब देखिए ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, बहुत ही मजबूत रॉक होती है। किचन्स के जो स्लैब होते हैं वो इसी चट्टान के बनते हैं, काफ़ी हार्ड। एंड नीस इज ऑल्सो सपोज टू बी वेरी हार्ड रॉक। सिंध, बेतवा, शाहजद, इससे पहले नाम सुना आपने शाहजद का? नहीं सुना है तो सुनिए, और हो सके तो मैप में खोजिए। मैप में नहीं मिल रहा है तो गूगल में देखिए। धशन एंड यमुना आर इंपॉर्टेंट रिवर विच ड्रेन ओवर दिस पार्ट। अब हम इसका मैप देखते हैं। मैप थोड़ा सा स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा। हम पहचान रहे हैं कि ये एमपी है और ये क्या है, यूपी है। और आप देख सकते हैं कि कुछ जिले इसमें यूपी वाले हैं, ये यूपी के देखिए पैर दिख रहे हैं आपको यूपी के, और ये एमपी का नक्शा दिख रहा होगा आपको। तो इन चीज़ों को जो ऑरेंज कलर में इसमें दिखाया गया है, ये है आपका क्या, बुंदेलखंड का पठार। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं मध्य भारत पठार की। मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया में है, का एमपी में ही होगा। लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 300 से 500 मीटर। और एक किससे मिलके बनी हुई है, सैंडस्टोन एंड ओल्ड रॉक सिस्टम। और जो नदियां यहाँ पर बहते हुए पहुंची हैं वे हैं चंबल और उसकी सहायक नदियां। और उसकी सहायक नदियां कौन है, सिंध और परबती। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सबको मैप में खोजें आज, और यकीन मानिए एक या दो बार में ही आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर निरंतर आप इसका रिवीजन करते रहेंगे तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बिल्कुल हो जाएगी जीरो। ठीक है, और आप बन जाएंगे हीरो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है बाघेल खंड का। ये है मैकाल रेंज के ईस्ट में। मैकाल रेंज कहाँ है, जाहिर सी बात है आपको उसके लिए मैप अपना एटलस खोलना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि आप एटलस खोलें और समझें बात को कि मामला क्या है। ऊंचाई देखिए 300 से 400 मीटर। कंपोजिशन लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। नदियाँ कौन सी बह रही है, सोन। जैसे जैसे हम ईस्ट में आएंगे आपको कुछ नदियों के नए नाम भी मिलेंगे, जैसे कि सोन और उसकी सहायक नदियाँ। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा आप लोग प्लीज़ कि सोन की सहायक नदी कौन सी है, बताएंगे ना। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख के बताने वाले हैं सोन की सहायक नदियों के नाम। प्लीज़ रिमार्क पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई। द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू एक्ट एज अ वाटर डिवाइड फॉर सोन एंड द महानदी। वेरी गुड। अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा कि जहाँ पर ये पठार मौजूद है, समझ रहे हैं, जहाँ पर ये पठार मौजूद है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड अर्थात जल विभाजक की तरह कार्य कर रहा होगा। तो मान लीजिए क्या है कि ये एक पठार वाला पार्ट है, तो इसके नॉर्थ में कौन सी नदी बह जा रही है, सोन, और इसके साउथ में कौन सी बहती हुई आ जा रही है, महानदी। यही है जल विभाजक, यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर इज वेरी नियर टू ईच अदर बट देयर डायरेक्शन इज टोटली डिफरेंट। सोन फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ एंड महानदी टूवर्ड्स साउथ। वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर डिवाइड क्या होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, याद रखेंगे। उसके बाद नंबर आता है छोटा नागपुर पठार का। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप इसको थोड़ा सा समझें। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में है, आपने झारखंड का मैप देखा ही होगा। सम पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो इंक्लूड इन इट, है ना। और पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है, पुरुलिया, वो भी इस प्लेट्यू का पार्ट है। ये प्लेट्यू थोड़ी सी ऊंची नजर आ रही है, 700 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन कुछ भाग ऐसे होंगे जो जरूर 1000 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर पाए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन मेजरली ऑफ गोंडवाना रॉक्स एंड सम पैचेस ऑफ आर्कियन, ग्रेनाइट एंड नीस। दरअसल आप परेशान मत होइए कि ये जो बीच बीच में रॉक के नाम आ रहे हैं, गोंडवाना रॉक, आर्कियन, ग्रेनाइट्स, ये नीस क्या है। दीज आर ऑल रॉक सिस्टम, और इसको हम पढ़ेंगे इंडिया की जियोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, किसमें पढ़ेंगे इसको हम, इंडिया की जियोलॉजी में। इंडिया का पूरा रॉक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, कई सारे नाम हैं, कब बने थे ईयर याद नहीं रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स, डोंट वरी। कंपोजिशन मेजरली ऑफ गोंडवाना रॉक एंड सम पैचेस ऑफ आर्कियन, ग्रेनाइट एंड नीस। नदियों के नाम देख लेंगे, दामोदर, सुवर्णरेखा, बारकर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल। और यहां पर हमको एक कीवर्ड दिख रहा है,
दैट इज सपोज टू बी व्हाट, अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से कुछ नदियां निकल रही हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, एक बह गई इधर, एक बह गई इधर, एक बह गई इधर, एक बह गई इधर। दिस पैटर्न ऑफ रिवर सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? रेडियल पैटर्न। नदियों की निकासी प्रणाली अलग चीज है और ड्रेनेज पैटर्न अलग चीज है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैटर्न, एंड द नेम ऑफ द पैटर्न इज रेडियल पैटर्न। ठीक, रेडियल पैटर्न, इसके बारे में भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए। रिवर्स के नाम आपने देख लिया, दामोदर, सुवर्णरेखा, बारकर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, और ये किस पैटर्न को दिखा रही है? रेडियल पैटर्न को। और इस छोटे से फिगर के जरिए आपको समझ में आएगी बात कि ये मामला क्या है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज वेरी नियर टू ईच अदर बट रिवर्स आर फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक, दैट इज कॉल्ड रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। ओके, नाउ सम मोर माइनर प्लेट्यूज विच आर पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू आर। छोटा नागपुर प्लेट्यू के कुछ और भी क्या हैं? पार्ट्स हैं, जैसे कि हजारीबाग का नाम सुना ही होगा आपने, हजारीबाग का। इसकी ऊंचाई है 600 मीटर। पारसनाथ एक ऊंची चोटी है, नाम याद रखने जैसा है। 1366 मीटर इसकी हाइट है और ये हाईएस्ट पीक बता रहा है। रांची प्लेट्यू खुद अपने आप में प्लेट्यू है, 600 मीटर उसकी हाइट है। गोरू नाम का एक पर्वत शिखर है, इज द हाईएस्ट पॉइंट। और सिटी ऑफ रांची लाइज एट 661 मीटर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वन हिल इज कॉल्ड वर्ल्ड राजमहल हिल्स। देखिएगा आप पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के पास आपको दिखाई देगी राजमहल हिल्स। फॉर्म्स अ नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर जो पठार है उसका जो सबसे उत्तरी किनारा है वो आपको राजमहल हिल्स में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट इज मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू ऑल्सो कॉल्ड एज शिलोंग प्लेट्यू। मेघालय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि, चलिए मैं आपको उसका मैप बना के समझा देता हूँ। ठीक है, मेघालय जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? प्लेट्यू का, ना कि हिमालयास का। ये हिमालय के नज़दीक जरूर है लेकिन ये पार्ट किसका है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो गैप आपको दिखाई देता है, ये जो नदियाँ हैं ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, ये इतना सारा सेडिमेंट्स लेकर आई हैं कि इतने सेडिमेंट्स के वजन तले ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डिप्रेस हो गया और देखने में लगता है कि ये प्लेन्स है। अगर खुदाई करी जाए तो हमको पता चलेगा कि ये जो मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बंगाल वाला, दरअसल ये किसके ऊपर अवस्थित है? ये अवस्थित है प्लेट्यू के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि मेघालय वाला जो पार्ट है ये प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो मेघालय इज अ प्लेट्यू, नॉट अ हिमालयन स्टेट। ओके, ये बात और है कि काफ़ी इसके नज़दीक है। तो गैरो, खासी, जयंतिया नाम की जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालयन पहाड़ियाँ नहीं है, इट इज़ अ पेनिनसुलर माउंटेन्स। ओके, और जो ये गैप दिख रहा है ना आपको बीच में, इसको हम कहते हैं राजमहल गैरो गैप। आप मैप में देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि ये मामला क्या है। ठीक है, अच्छा अब बढ़ जाते हैं आगे। इट लुक्ड सेपरेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखो जो बात मैंने कही वो दरअसल यहाँ लिखी हुई है। इट लुक्ड सेपरेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू ड्यू टू द डाउन फॉल्टिंग एंड दिस फॉल्ट वॉज फिल्ड विद द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर गंगा। जो बात मैंने कही वो यहाँ लिखी हुई है। नदियों द्वारा लाया गया जो अवसाद है उसने उसको डिप्रेस कर दिया और लगता है कि वो प्लेन्स का हिस्सा है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? कहीं पर तो बहुत ही कम है और कहीं पर बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए। गैरो, खासी, जयंतिया, इन सब की ऊंचाइयाँ भी लिखी हुई हैं और ये वेस्ट टू ईस्ट इसका क्या है? सीक्वेंस है। शिलोंग लाइज एट 1961 मीटर हाइट्स। शिलोंग, नैनीताल, गैंगटोक, ऊटी, ये सारे कुछ हिल स्टेशंस हैं। यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित टूरिस्ट स्पॉट्स को उनकी ऊंचाई के आधार पर क्रम में लगाएं। घटते हुए भी लगा सकते हैं या बढ़ते हुए भी। सो मेक श्योर कि ये सब चीज़ें भी आपको पता हों। अच्छा, मेघालय की जो चट्टानें हैं वो किससे बनी है? आर्कियन क्वार्टजाइट। अगेन इट इज़ अ नेम ऑफ अ इग्नियस रॉक। शिस्ट। और नदियों के नाम सुनिए, शायद आपने इससे पहले नदियों के नाम सुने नहीं होंगे। गैनोल, डेरिंग, सैंडा, सिमसैंग,
सैमसंग नहीं, सिमसंग, सोमेश्वर। और यहाँ वाटरफॉल भी है एक, नौकालिकाय, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1115 फीट। और एक और वाटरफॉल है, इसका नाम है काइनरेम फॉल, इसकी ऊंचाई है 1001 फीट। तो थोड़ा सा ब्लर्ड सा मैप है, लेकिन समझ में आएगा आपको कि ये रहा आपका क्या, मेघालय वाला पार्ट, और बात जो हमने करी वो यहीं की करी है। ठीक, ओके, बढ़ जाते हैं आगे। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो सबसे बड़ी इकाई है अपने आप में, उसका नाम है क्या, डेक्कन प्लेट्यू, अर्थात दक्कन का पठार। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सराउंडेड विद सतपुड़ा इन द नॉर्थ। मैप में देखेंगे आप लोग कि इसके नॉर्थ में कौन सी रेंज है, सतपुड़ा इन द नॉर्थ, विंध्या लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि सभी प्लेट्यूज में सबसे बड़ा रीजन कौन कवर करता है, डेक्कन प्लेट्यू। और इसको भी अपनी सहूलियत के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी है 600 मीटर्स, और कहीं कहीं पर ये 1000 मीटर भी है, लेकिन साउथ में इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, नॉर्थ में थोड़ी कम है। नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और उसकी सहायक नदियां डेक्कन प्लेट्यू को ड्रेन करती हैं, अर्थात उसके ऊपर बहती हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 प्लेट्यूज। ये देखिए, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार। ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा जानना होगा किसके बारे में, महाराष्ट्र पठार के बारे में। महाराष्ट्र में अवस्थित है, 600 से 900 मीटर उसकी हाइट है, बेसाल्टिक रॉक से मुख्य रूप से बना हुआ है। इट अपीयर्स लाइक ए रोलिंग प्लेन एंड ड्रेन बाय गोदावरी और भीमा, कृष्णा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। महाराष्ट्र प्लेट्यू इज कवर्ड विद ब्लैक रेगूर सॉइल, ओके, कॉटन सॉइल, ब्लैक मिट्टी भारत के इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, गुजरात वाले इलाके में भी पाई जाती है। सो दिस इज़ वेरी suitable फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ओके, नाउ वी हैव कर्नाटक प्लेट्यू, lies in Karnataka with average elevation of 600 to 900 meters and it is composed of Archean rock formation। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है कर्नाटक पठार में, तुंगभद्रा और कावेरी, और जाहिर सी बात है उसकी कुछ सहायक नदियाँ भी बहती ही होंगी। लास्ट में नंबर आता है तेलंगाना पठार का, ये तेलंगाना वाले रीजन में है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 500 से 600 मीटर, और नॉर्दर्न पार्ट इसका थोड़ा ज़्यादा हाई है, और मुख्य रूप से किससे कंपोज है, आर्कियन और नीस से। एंड तेलंगाना रीजन जो प्लेट्यू का है वो किसके द्वारा ड्रेन होता है, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेरू। मैं चाहूँगा कि पेन्नेरू नदी आप मैप में खोजें और पता लगाएं कि वो कहाँ बहती है। ठीक, तो लास्ट में देखेंगे हम आज छत्तीसगढ़ प्लेन। छत्तीसगढ़ प्लेन है, नाम का प्लेन है खाली, सारी जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पठारों वाली ही है। द छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज बिटवीन मैकाल रेंज एंड उड़ीसा इन हिल्स इन द ईस्ट। औसत ऊंचाई कम है, 250 से 330 मीटर्स। छत्तीसगढ़ प्लेन इज ड्रेन्ड बाय वेरियस रिवर्स लाइक गोदावरी, इंद्रावती, जोंक, रिहांद, महानदी। ठीक, तो ये था आपका पठार वाला छोटा सा पार्ट, लेकिन सिर्फ इतने से कुछ नहीं होने वाला। आपको ये सारी बातें सुननी होंगी बार बार, और पढ़नी भी होंगी किताबों से, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं इन सब की खोजबीन करनी होगी, तभी एग्ज़ाम पास होता है। ठीक, और दूसरी बात, एग्ज़ाम जो आप देंगे यूपी पीसीएस का प्री का, सिर्फ प्री के हिसाब से तैयारी मत कीजिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के भी। ठीक है, ये काम मैं करवाऊंगा आपको इस प्लेटफॉर्म से, कि मेंस में जो पहला पेपर है GS 1 वाला, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर के होते हैं। किस प्रकार से आंसर लिखा जाए, किस प्रकार से डायग्राम बनाया जाए, इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम आपके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, और जो संभव मदद हो सकती है आप लोगों तक वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कई सारे
जो कोर्सेज हैं वो भी आप परचेस कर सकते हैं सस्ते में, और बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया गया है और उसको पढ़ पढ़ के कई लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से टॉप भी किया है। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।